नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान में कंप्यूटर की भूमिका इस शीर्षक के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि इस समय आज का जो है वर्तमान युग है, कंप्यूटर का युग है। बगैर कंप्यूटर के लगभग कोई भी कार्य करने की जो अपेक्षा हम लोग करते हैं वह आप देख सकते हैं कि बहुत कम ही ऐसे वर्क होंगे जहां पर कंप्यूटर का उपयोग न हो। तो लगभग हमारे हर कार्यों में कंप्यूटर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग हर जगह किया जा रहा है। तो अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत आज मैं अनुसंधान में कंप्यूटर की जो भूमिका है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, अनुसंधान में कंप्यूटर की भूमिका को इसी से समझा जा सकता है कि अनुसंधान कार्य जब से स्टार्ट किया जाता है, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से ही आप देखेंगे प्रारंभ से लेकर के अंत तक हर स्टेप पर कंप्यूटर की सहायता वर्तमान में लेनी ही पड़ती है। बगैर कंप्यूटर के कोई भी कार्य रिसर्च का आज के समय में आप देखेंगे बहुत ही मुश्किल है कि किया जा सके। हर जगह हमें कंप्यूटर की, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, जैसे आप देखेंगे इंटरनेट है, प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंटर, कोई चीज़ आप फ़ोटो खींचे हैं, किसी अगर आप जो है ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई पुराने साक्ष्य आपको मिले हैं, आप उसका फ़ोटो खींचें तो फ़ोटो को स्टोर करके रखने के लिए इस प्रकार के कामों में हमें कंप्यूटर की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो देखें, जैसा कि आप सब जानते हैं कंप्यूटर ये जो हमारा अनुसंधान कार्य है, अनुसंधान कार्य का प्रारंभ अगर हम देखें तो हमारी एक समस्या के चयन से होता है। एक समस्या का चयन करते हैं और हम अनुसंधान यहाँ से, ऐसा माना जाता है कि अनुसंधान का प्रारंभ यहाँ से। लेकिन इस समस्या के चयन के लिए भी अनुसंधानकर्ता को रिव्यू करना होता है, अपने संबंधित क्षेत्र से संबंधित जो क्षेत्र है उनका, उससे संबंधित जो साहित्य हैं, जो पूर्व में अनुसंधान कार्य हो चुके हैं, उन सब का उनको रिव्यू करना होता है, सर्वेक्षण करना होता है। तो आप देखें, यह जो पहला स्टेप है आप देख सकते हैं, साहित्य सर्वेक्षण, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जब भी आप अनुसंधान कार्य के संदर्भ में साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे तो इसमें कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के समय में आप देखेंगे, आज वह समय चल रहा है जब लगभग हर कार्य कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में निरूपित की जा रही हैं। जो भी चीज़ें हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अनुसंधान कार्य जितने भी आज तक हुए हैं उन सभी अनुसंधान कार्यों को भी डिजिटल फॉर्म में धीरे धीरे किया जा रहा है। तो आप देखेंगे, आप जिस भी क्षेत्र में अनुसंधान करें, जब आप साहित्य सर्वेक्षण करेंगे तो आप देखेंगे इंटरनेट पर कई डेटाबेस बने हुए हैं और उन डेटाबेस पर अनुसंधान से संबंधित पूर्व के अनुसंधान कार्यों को, उससे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं, उन सब को वहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। तो इससे जो है साहित्य सर्वेक्षण में बहुत ही अधिक मदद मिलती है। इंटरनेट से आप जब सर्च करते हैं, गूगल सर्च में जा कर के अपने टॉपिक से रिलेटेड जब आप एक क्वेश्चन वहाँ पर रखते हैं, सर्च करते हैं, तो उससे संबंधित ढेर सारे जो भी कार्य हो चुके हैं वह आपके सामने आ जाता है और आप अपने अनुसंधान से संबंधित जो भी पूर्व में हुए अनुसंधान कार्य हैं उनको आप वहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं और अपने अनुसंधान के लिए आप वहाँ से संदर्भों को लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे साहित्य सर्वेक्षण में इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और यह कंप्यूटर की ही देन है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, साहित्य सर्वेक्षण करने के लिए आप देखेंगे इस समय शोध गंगा, फिर इसके बाद रिसर्च गेट है और इसी प्रकार के अन्य
कई डेटाबेस हैं जहां पर आपको अनुसंधान कार्य से संबंधित पूर्व में किए गए शोधों का संकलन है। आप वहां से जा करके इन डेटाबेस से अपने कार्य से संबंधित शोध कार्यों को ढूंढते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंप्यूटर का जो महत्व है इसी से समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग में ही आप देखें, प्रारंभ में ही जो साहित्य सर्वेक्षण आप कर रहे हैं वहाँ पर ही बगैर इसके काम नहीं चल रहा है। इसके बाद फिर आप जो है देखेंगे साहित्य सर्वेक्षण करने के लिए विभिन्न लाइब्रेरीज़ में आप जाते हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटियों की लाइब्रेरी में जाते हैं, आर्काइव्स में जाते हैं। ठीक है, तो अब इस समय बहुत से आर्काइव्स या बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ अपनी जो लाइब्रेरी हैं उसको डिजिटल कर दी हुई हैं। तो आपके पास यदि कंप्यूटर की सुविधा है, उसमें इंटरनेट की सुविधा है, तो घर बैठे ही आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने अनुसंधान कार्य से संबंधित पूर्व के शोधों को आप देख सकते हैं। तो ये एक रहा। दूसरा स्टेप क्या है हमारा, आप देखेंगे दूसरा स्टेप है आंकड़ों का अंकन, स्कोरिंग ऑफ डेटा। स्कोरिंग ऑफ डेटा के साथ ही साथ आप देखेंगे जो डेटा का कलेक्शन होता है, हम अंकन करने से पूर्व डेटा के कलेक्शन पर भी बात कर लें। देखिए डेटा का कलेक्शन भी आज जो है बहुत से अनुसंधानकर्ता डेटा को कलेक्ट करने के लिए ईमेल का प्रयोग करते हैं। वे जो है डेटा को कलेक्ट करने के लिए ईमेल से अपने जो भी क्वेश्चनायर हैं, जो टूल्स हैं, उसको जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक भेज देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे टूल्स को भर करके भेज दीजिए। या अन्य और भी माध्यम गूगल पर आप देखेंगे इस प्रकार के बहुत सी सुविधाएं हैं जिनसे कि आप सर्वे कर सकते हैं। उसको आप वेब पर डाल देते हैं और बहुत से लोग जो भी अपना सर्चिंग के समय आपका टूल्स जब उनके पास जाता है तो वे उसको फिल करके भेजते हैं। तो इस प्रकार से भी बहुत से ऐसे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, ऐसी तकनीक मिल जाएंगी जिससे कि डेटा का कलेक्शन कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। लेकिन अपने देश में अगर आप देखें तो अभी भी डेटा का कलेक्शन कंप्यूटर से कम किया जा रहा है। लेकिन डेटा का कलेक्शन करने के बाद जब स्कोरिंग की बात आती है, आंकड़ों के अंकन की बात आती है, तो यह कार्य भी आप देखेंगे कंप्यूटर की सहायता से ही किया जा रहा है। कंप्यूटर में जब आप एक बार अपने डेटा को फिट कर डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको फिट करना है, कंप्यूटर में आपने उसको फिट कर दिया, एक्सेल में फिट कर दिया या SPSS बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं इसके लिए। तो उसमें जब फीड कर देते हैं तो फीड करने के बाद उनको जब उनका अंकन करना होता है, उनकी स्कोरिंग की जाती है, तो यहाँ पर बहुत से टूल्स ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ एक क्लिक पर सारी स्कोरिंग आपके सामने आ जाती है। तो कंप्यूटर बहुत ही आसानी से आपके डेटा का स्कोर आपके सामने लाकर रख देता है। फिर देखें इसके साथ ही साथ जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, केवल अंकन ही तो नहीं किया जाता है। अंकन करने के साथ साथ, स्कोरिंग करने के साथ साथ उसका टेबुलेशन भी किया जाता है, सारणीयन भी किया जाता है, तालिकाएं बनाई जाती हैं। वो आप पाई चार्ट के रूप में या बार चार्ट के रूप में या लाइन चार्ट के रूप में, इस प्रकार से कई प्रकार के ग्राफ को आप तैयार करते हैं। वह 2D एनिमेशन होगा, 3D एनिमेशन होगा, कई प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे एक्सेल में या SPSS में यह इस प्रकार की सुविधाएं हैं। इस समय देखिए डेटा का स्कोरिंग और ये सारी चीज़ें करने के लिए आप देखेंगे इस समय एक सॉफ्टवेयर है, वह क्या है, SPSS। ठीक है, SPSS का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जा रहा है। सोशल साइंसेज में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग है, स्टैटिक्स की जितनी भी मेथड्स हैं उन सब का प्रयोग करने के लिए SPSS का प्रयोग किया जा रहा है, ये आप देखेंगे। ठीक है, तो आंकड़ों का सारणीयन टेबुलेशन करना है तो उसके लिए एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या SPSS, इसके साथ ही साथ अन्य और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो वहाँ पर आसानी से आप टेबुलेशन कर लेते हैं। फिर देखें जब आंकड़ों के विश्लेषण की बात आती है, एनालिसिस ऑफ डेटा, जब एनालिसिस ऑफ डेटा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी यह जो सॉफ्टवेयर है SPSS आपका, वह बहुत ही मदद करता है विश्लेषण में। विश्लेषण करने के लिए आप कई प्रकार के जो आपके स्टैटिक्स की जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, जैसे आप देखेंगे आपको मीन निकालना है, मीडियन ज्ञात करना है,
या फिर आप देखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। फिर आप यदि टी टेस्ट लगाए हैं, टी टेस्ट करना है। फिर कोरिलेशन से संबंधित है एनोवा, एनकोवा, यू टेस्ट, बहुत से इस प्रकार के जो भी आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक जो भी ये सांख्यिकीय विधियां हैं जिनको कि आप अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, उन सब सांख्यिकीय विधियों को प्रयोग करने के लिए यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं। बस आपको सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करके एक क्लिक करना है और आप देखेंगे कि आपके सामने टी टेस्ट की वैल्यू निकल गई। उससे संबंधित जितने भी अन्य जो आंकड़े होते हैं विश्लेषण के संदर्भ में, वो सब एक चार्ट के रूप में आपके सामने आ जाता है। ऐसे ही एनोवा निकालना है आपको, एनकोवा का है कोरिलेशन कोई भी आप वहाँ पर जो भी कोरिलेशन लगाए हों, आपको सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है और उस टूल पर जा कर के जो भी आपको यूज़ करना है सांख्यिकीय विधि, उस पर एक बार आपको क्लिक करना है और बस आप देखेंगे मिनटों का भी समय नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों में ही सारा रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। तो ये जो कंप्यूटर है, या इस कंप्यूटर का प्रयोग, इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसने क्या किया, हमारे रिसर्च को बहुत ही आसान कर दिया है। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इतना अधिक प्रयोग नहीं हो रहा था, तो लोगों को अपने हाथ से ही करना पड़ता था। आंकड़ों को कलेक्ट करना, उसको व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने के बाद उसका टेबुलेशन बनाना, विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही मेहनत का काम होता था, बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था। लेकिन आज कंप्यूटर ने इन सारे कार्यों को बहुत ही आसान बना दिया है। सिर्फ एक क्लिक करना है और आपके सामने आपका रिजल्ट तैयार है। तो आप यहाँ पर देखेंगे साहित्य सर्वेक्षण से लेकर के आंकड़ों के विश्लेषण तक हर जगह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब इसका देखिए, विश्लेषण हो गया, विश्लेषण होने के बाद आप क्या करेंगे भाई, जब सारा आप वर्क कर लिए, परिणाम आ गया, तो आप देखेंगे ना, आपका जो अनुसंधान कार्य है उसका प्रस्तुतिकरण भी तो करेंगे, उसको प्रेजेंट भी तो करना है, उसका आप एक सारांश एब्स्ट्रैक्ट आप तैयार करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट तो अंत में आप इसको तैयार करते हैं। इसके पहले ही यदि आप देखें, जब आप अनुसंधान कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रपोजल भी तो दिया जाता है। जब आप अनुसंधान का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उस समय भी कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। जो भी आप अपना प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, उसको आप बहुत ही आकर्षक ढंग से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में या अन्य और भी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर कि आप अपने प्रस्ताव को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रेजेंट करते हैं उसके माध्यम से। ठीक वैसे ही अनुसंधान कार्य का जब एब्स्ट्रैक्ट आप देंगे, उसको प्रेजेंट करने के लिए भी आप इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करेंगे, या आप पीडीएफ में ही, वर्ड फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, और उसमें अपने जो भी डेटा हैं उन डेटा को आप क्या करेंगे, 3D एनिमेशन में या 2D एनिमेशन में चार्ट को तैयार करके और बहुत ही आकर्षक तरीके से आप अपने सारे जो एनालिसिस आपने किया है उन सब का टेबुलेशन आकर्षक तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। तो अनुसंधान कार्य के प्रस्तुतिकरण में भी कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही साथ देखें, जो अंतिम है, जब अनुसंधान कार्य समाप्त हो जाता है तो आपके इस अनुसंधान कार्य का संचरण, इसका कम्युनिकेशन, भाई आपके कार्य को फैलाना भी तो है पूरे संसार में, तो यह कैसे होगा, यह कंप्यूटर से ही होना है। कंप्यूटर पर आप देखेंगे इसमें बहुत से ऐसे साइट्स हैं जो कि इस प्रकार की सुविधाएं देती हैं जहां पर कि आप अपने रिसर्च कार्यों को क्या करते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो वह पूरे दुनिया में क्या होता है, फैल जाता है। और आपके क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्य यदि कोई कर रहा होता है, वह इंटरेस्टेड होता है, तो आपके रिसर्च कार्य का वह क्या करता है, अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है। जैसे आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में, जर्नल्स में छपवाया जाता है पेपर्स को लिख करके, वैसे ही ऑनलाइन भी यह हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वर्तमान समय में अनुसंधान कार्य में कंप्यूटर की बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़ रही है, और इस आधार पर आप इसकी भूमिका को, इसके महत्व को समझ सकते हैं कि कितना अधिक महत्व कंप्यूटर का अनुसंधान के क्षेत्र में है।
सोशल साइंसेस जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है, इस क्षेत्र में हो सकता है कि थोड़ा कम है, लेकिन आप देखेंगे जो प्योर साइंस के रिसर्चेज हो रहे हैं वहाँ पर तो कंप्यूटर की अत्यंत ही आवश्यकता होती है। इतने बड़े बड़े वहाँ पर हाईली आप देखेंगे बहुत ही उच्च कोटि के सांख्यिकी विधियों का प्रयोग प्योर साइंस में किया जाता है, और वहाँ पर उनके लिए अलग से आप देखेंगे बहुत से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी बनाए गए होते हैं जिनका कि प्रयोग करके अनुसंधानकर्ता अपने रिसर्चेस को करता है। तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा अनुसंधान कार्य है उस अनुसंधान कार्य में कंप्यूटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है संपूर्ण अनुसंधान कार्य के अंतर्गत। अनुसंधान कार्य के प्रारंभ से लेकर अंत तक लगभग हर स्टेप पर, हर सोपान पर हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आप इसके महत्व को, इसकी भूमिका को समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जहां पर कि मैं आपको अनुसंधान में कंप्यूटर की क्या भूमिका है इसको मैं बताया। इसके जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी अनुसंधान कार्य के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स पर इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आप इस वीडियो को पसंद किए हैं और आप यह समझते हैं कि यह हमारे मित्रों को भी लाभ पहुंचाएगा, उनकी भी समझ को बढ़ाएगा, तो इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।